नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज हम विज्ञान विषय के रसायन विज्ञान में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस और उनकी इक्वेशंस। तो उस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 हमारे पास में है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी मान लीजिए हमारे पास में एक कंपाउंड है AB और एक दूसरा कंपाउंड है CD। अब इन दो अलग अलग कंपाउंड यानी यौगिक 1 और यौगिक 2 जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो A और C आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, A ये तो D के साथ में जाकर जुड़ जाएगा यानी ये बन गया AD, और B जो C के साथ में जाकर जुड़ रहा है ये बन जाएगा BC। तो इस वाली अभिक्रिया में देखिए क्या हो रहा है, A और C दोनों आपस में एक दूसरे की जगह को बदल देते हैं। दोनों ही आयंस जो है वो आपस में एक दूसरे की जगह को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो विस्थापित करते हैं, इसलिए अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं इसलिए ये कहलाएगी द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर संयोजन या कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि हमारे पास में एक कंपाउंड है ए, दूसरा कंपाउंड है बी, और दोनों कंपाउंड आपस में मिलकर के एक ही प्रोडक्ट, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा है हमारे पास में अपघटन या डिकम्पोजिशन। इसमें हम संयोजन से उल्टा पढ़ेंगे, यानी हमारे पास में एक अभिकारक होगा, एक क्रियाकारक होगा, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा जो वियोजित होकर के एक से ज्यादा उत्पाद अणुओं में टूट जाता है। तो अभिक्रिया को हम कहेंगे अपघटन या डिसोसिएशन रिएक्शन। और चौथा हमारे पास में है अवक्षेपण रिएक्शन, यानी कि नीचे की तरफ बैठ जाना। कोई भी दिया गया कंपोनेंट जो है वो दिए गए विलयन में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, उसमें तलहटी में जमा हो जाता है, उसको अपन बोलेंगे अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आयनों के आदान प्रदान वाली ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न चेक कीजिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। देखिए, सिल्वर आयोडाइड एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमें पूछी है। तो सिल्वर आयोडाइड फॉर्मूला अगर हम देखें तो सिल्वर यानी Ag और आयोडाइड यानी I-, दोनों कैटायन एनायन यूनिवैलेंट यानी एकल एकल संयोजी होते हैं। दैट मीन्स सिल्वर पर +1 और आयोडाइड पर -1 है, तो ये बन जाएगा हमारा सिल्वर आयोडाइड। और ये रंग कैसा होता है, तो इसका रंग हमारा हो जाएगा पीला या येलो कलर का ये हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी जिसको जलने पर किसी तरह की कोई फ्लेम रिलीज नहीं होती। तो देखिए, मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो हमें फ्लेम दिखती है। केरोसिन यानी फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, जब अपन इसको जलाएंगे तो इसमें भी हमें फ्लेम ज्वाला देखने को मिलेगी। मीथेन गैस जिसको अपन गोबर गैस या प्राकृतिक गैस के रूप में काम में लेते हैं, इसको भी जब अपन बर्न करेंगे तो यहाँ पर भी हमें फ्लेम देखने को मिलेगी। वहीं कोयला जो होता है इसको जलाने पर किसी प्रकार की कोई फ्लेम या कोई ज्वाला हमें देखने को नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 4, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को प्रदर्शित करें तो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में हम क्या कहेंगे, पदार्थ ए और पदार्थ बी आपस में मिलकर पदार्थ सी का निर्माण कर रहे हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक समीकरण में बाईं ओर लिखे जाते हैं, जो परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं, वो आपके कहलाते हैं अभिक्रिया कारक। अभिक्रिया कारक या इन्हीं को ही हम अभिकारक या इंग्लिश में लिखें तो इसे हम लिखेंगे रिएक्टेंट कह देते हैं। वहीं वे पदार्थ जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, जो हमें फाइनल प्राप्त होते हैं, वो हमारा कहलाएगा उत्पाद या इसे हम कह देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। और जो अभिक्रिया में आपस में भाग लेने से बनते हैं, जो हमें फाइनल उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट यानी जो हमें प्राप्त होता है, और अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो हमारे कहलाएंगे रिएक्टेंट या अभिकारक। नेक्स्ट देखिए,
वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है। अब यहाँ ध्यान दें कि ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो दो तरह की हमारी हो सकती हैं। वो जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो देखिए अवशोषित यानी अवशोषण यहाँ पर ऊर्जा का अगर हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। शोषण होता है तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को ग्रहण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वहीं अगर ऊर्जा उत्सर्जित होने लगे, ऊर्जा निकलने लगे, ऊर्जा मुक्त होती है तो मुक्त होने को हम कहते हैं क्षेपी या देना, तो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ऊर्जा अवशोषित हो रही है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हमारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया को, हम कहेंगे अभिकारक कुछ मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करते हैं और फिर ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब अभिकारक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं यानी अभिकारक ऊर्जा ले रहा है तो अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यानी अभिक्रिया का अगर हम समीकरण लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे अभिकारक और ये बदल जाएगा उत्पाद प्लस ऊर्जा में। तो उत्पाद भी हमें प्राप्त हो रहा है, उत्पाद के साथ साथ हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त होती है, निकलती है, मुक्त होती है, रिलीज होती है। तो जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, या इंग्लिश में हम कहें तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखें, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसी होती है। देखिए कली चूना ये हमारा एक रासायनिक पदार्थ है जिसको हम अपने घरों में सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। तो सफेदी करने के लिए उपयोग करेंगे जब क्या करते हैं कि हमने एक मिट्टी के बर्तन में कली ले ली और इस कली को अपन किसमें, पानी में, वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो जब हम इसे पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तेजी से भाप निकलने लगती है। तो क्या हो रहा है कि जब हम कली को पानी में डाल रहे हैं या कली में पानी मिक्स कर रहे हैं तो ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो अभी अभी हमने क्या कहा, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारी कहलाती है। नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पचना, हमें हमारे शरीर में भोजन का पाचन होगा, कैसे होगा कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन के रूप में हम हमारा भोजन ग्रहण करते हैं, यह भोजन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके छोटे छोटे घटकों में टूट जाता है और फिर ये छोटे छोटे घटक हमारी बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जो बड़े कंपोनेंट हैं, बड़े घटक जो हैं, उनको छोटे छोटे घटकों में तोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ रहे हैं, अभिक्रिया हमारी कहलाएगी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन में देखिए क्या होता है, हम कहेंगे कि भाई श्वसन जो है इसमें हम क्या करेंगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में इनहेल कर लेते हैं, हम ऑक्सीजन को खींच लेंगे। ठीक है, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन को खींच करके हम CO2 बाहर निकालेंगे। अब ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर क्या करेगी, जो हमने भोजन पदार्थ के रूप में ग्रहण किया हुआ है उस भोज्य पदार्थ को यह ऑक्सीकरण कर देती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है और उस भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से कुछ मात्रा में ऊर्जा भी यहाँ पर उत्सर्जित होती है और इस ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे नित्य कर्मों को कर सकते हैं। तो श्वसन में हम क्या कर रहे हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है हमारी क्या कहलाएगी, उपचयन या ऑक्सीडेशन रासायनिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट या खाद, कंपोस्ट को हम क्या कह सकते हैं, उर्वरक या खाद का बनना, यह भी किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट या खाद का बनना, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में भी क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है। अगला देखें, निम्न में से कौन उपचयन की क्रिया नहीं है, नहीं हमसे पूछा हुआ है तो नहीं के लिए हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का जुड़ना
किस रासायनिक अभिक्रिया में नहीं हो रहा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है वो हमारी क्या कहलाती है, उपचयन की अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो दहन में देखिए हम क्या कहेंगे, कोई भी पदार्थ हमने लिया, अगर हम उस पदार्थ को जलाते हैं तो हम जानते हैं किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम किसी भी पदार्थ को नहीं जला सकते। इसका मतलब दहन एक उपचयन की रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन में भी हम क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन में वायुमंडल से खींचते हैं, उस ऑक्सीजन का उपयोग करके हम हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उन प्रोटीन पार्टिसिपेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। वहां से भी हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी इसमें भी ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, उपचयन की रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ऐसे ही देखो भोजन का पाचन, इसमें भी हम ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। लेकिन अवक्षेपण रिएक्शन जो होती है, जिसमें किसी पदार्थ को सेटल डाउन होना होता है, नीचे की तरफ बैठ जाना होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में हम चेक करें, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन देखिए, हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। तो हम जो सजीव हैं, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, ये सभी सजीव क्या करेंगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जब ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के उपयोग से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज या सैकेराइड यूनिट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो इस वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति से डिकम्पोज होगा, विघटित होगा, और इसके विघटित होने से 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल जल और साथ में ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारे पास में है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल भी प्राप्त होता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। H2O के साथ में ऊर्जा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में हमें तीनों ही चीजें दे रखी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ध्यान दें, जब भी ये योग वाला शब्द आएगा तो आपको इस योग के लिए याद रखना है, योग के लिए क्या याद रखना है, करण याद रखना है। ठीक है, तो किसी का भी जुड़ना या किसी का भी योग होना उसका करण कहलाता है। जैसे अगर ऑक्सीजन का योग है तो हम इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। अब यहाँ करण लिखा हुआ है, इसका मतलब दिए गए पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन के योग को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या है, उपचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी संक्षारण, यह धातुओं का धात्विक ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोहे को अगर वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो लोहे पर जंग लग जाती है, जंग लगने को हम संक्षारण कह देते हैं। अपचयन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, या हम कहें हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, देखिए, तो नाम है इसका हाइड्रोजन, और जुड़ना है इसका मतलब करण, तो नाम हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण या अपचयन, या इसको अगर इंग्लिश में पढ़ें तो ये हमारा कहलाएगा रिडक्शन, एक ही बात हो जाती है। तो ऑक्सीजन को ऐड करना है, इसका मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास का मतलब ऑक्सीजन निकलती है या नष्ट हो जाती है, क्या कहलाता है। तो देखिए, संक्षारण में तो हमने कहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी दोनों मिलकर के धातु के साथ में धातु का ऑक्साइड बना देती हैं, धातु को नष्ट करने का काम करती हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण में हमने क्या कहा, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है ऑक्सीकरण में। लेकिन अपचयन जो होता है, इस अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन हटती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाएगा, अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें,
अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो यहाँ हम याद भी रख सकते हैं कि जब हमारे पास अपचयन आएगा, रिडक्शन आएगा, तो अपचयन के लिए हमें कुछ छोटी छोटी सी बातें याद रखनी होंगी। जैसे नंबर 1, हाइड्रोजन H2 जुड़ता है तो इसको हम अपचयन कहेंगे, या ऑक्सीजन हटता है, निकलता है, तब भी हम इसको अपचयन कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, तब भी हम इसको क्या कहेंगे, अपचयन कह देंगे। अगर इसका रिवर्स पढ़ा जाए, उल्टा पढ़ा जाए, तो इसके उल्टे को हम ऑक्सीकरण के रूप में जानते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन एक ही बात है, चाहे ऑक्सीडेशन कहें, चाहे उपचयन कहें, चाहे ऑक्सीकरण कहें। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, निकलता है, ठीक है। साथ ही ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और उल्टा पढ़े तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। तो देखो अपचयन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, हम कहेंगे हाइड्रोजन का योग, ये हमारा अपचयन हो जाता है। हाइड्रोजन की प्राप्ति, हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ये ऑक्सीकरण या उपचयन को प्रदर्शित कर रहा है। हाइड्रोजन का वियोग, वियोग का मतलब भी क्या होता है, हटना, रिलीज होना। तो हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये दोनों हमारे ऑक्सीकरण या उपचयन को प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन या रिडक्शन को दर्शाने वाला परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित का मतलब दोनों ही टर्म हो सकती हैं। जब परिवर्तन में इंक्रीज कर दे, पॉजिटिव रूप से उसको बढ़ा दे, तो हम कहेंगे बढ़ा देगा। और अगर डिक्रीज करे, घटाना है, नेगेटिव चेंज करेगा, तो हम इसको कहेंगे डिक्रीज करना या घटा देता है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, हमारे पास में एक अभिकारक है और हमारे पास में एक दूसरा अभिकारक है R1 और R2। ये दोनों अभिकारक मिलकर के कोई उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए ये अभिक्रिया बहुत धीमे धीमे स्पीड में होती है, धीरे गति से संपन्न होती है। अब जब हम इसमें कोई नया सब्सटेंस मिला दें, कोई छोटा सा एक हम नया फॉरेन एलिमेंट या कोई पदार्थ मिला दें, और उस पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा, ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारी मात्रा से मिलानी हो, बहुत कम मात्रा में मिलाने पर भी हमने चेक किया तो हमें पता चला कि धीरे धीरे इस रासायनिक अभिक्रिया की जो स्पीड है, वो जो इसका वेग है, वो बढ़ने लग गया। तो अगर पदार्थ को मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए, पॉजिटिव रूप से चेंज आ जाए, या हो सकता है वेग घट भी सकता है, क्योंकि बढ़ना और घटना दोनों ही हमारे अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर वेग बढ़े या वेग घटे, तो ये जो पदार्थ मिलाया गया है, इस पदार्थ को हम कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। इस पदार्थ का अभिकारक R1 और R2 से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इस पदार्थ को नहीं मिलाएंगे, तभी रासायनिक अभिक्रिया तो होगी, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का वेग कुछ कम या कुछ ज्यादा, कुछ अलग हो सकता है। उत्प्रेरक मिलाने पर क्या होगा, केवल वेग में परिवर्तन होगा। वेग या तो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। तो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अपर रूप, ये तो किसी एक तत्व के एक से ज्यादा रूप जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कार्बन के लिए कहें, तो कार्बन के लिए 3 अपर रूप हमारे पास में है। कौन कौन से, एक है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा हमारा है फुलरीन। ये तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। बाकी उपचायक और अपचायक ये क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न चेक करें, भूरे रंग के तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग का हो जाता है, ठीक है। तो हमने कॉपर लिया, अब हम इसको वायु यानी कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कॉपर है यानी कि लगभग ब्राउन कलर का होगा, भूरा रंग होता है। तो जब हम इस कॉपर को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर का क्या बन जाता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो काले रंग का हो जाता है
काले रंग के इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड कह देते हैं। काले रंग का या ब्लैक कलर का एक नया उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है गर्म करने पर, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉपर का ऑक्साइड कह देते हैं। अगला प्रश्न चेक करें, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अभिकारक हमारे पास में एक ही है, यहाँ चेक करें, जैसे जैसे हम प्रश्न को पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि आपके पास एक ही अभिकारक है, लेकिन इस अभिकारक से हमें उत्पाद कितने, कम से कम दो या दो से ज्यादा भी उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो एक ही अभिकारक से एक, दो, तीन या इससे अधिक अगर उत्पाद प्राप्त होने हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अभिकारक अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अभिकारक का क्या हो गया, वियोजन हो जाता है, विखंडन हो जाता है, या अभिकारक टूट जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, डिसोसिएशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल चेक करें, हमारे पास में है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को थोड़ा सा हीट दे दें, थोड़ा सा गर्म कर दें, तो गर्म करने पर क्या होगा, यह कैल्शियम के ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो देखो एक हमारे पास में अभिकारक था, लेकिन इस एक अभिकारक से 1 + 1 दो अलग अलग प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं, एक से अधिक उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन या डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक, अगला चेक कीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। प्रोडक्ट को आप ध्यान दें, बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या एक ही है। जब एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर होता है तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हमारे पास में नाइट्रोजन है, हमारे पास में हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं। तो कितने अभिकारक हैं, 1 + 1, यानी कुल मिलाकर हमारे पास 2 अभिकारक हैं, और दोनों अभिकारक मिलकर के एक ही प्रोडक्ट, एक ही उत्पाद का अगर निर्माण करते हैं। तो जब एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब तो टूटना होता ही है, अवक्षेपण का मतलब हम कहेंगे कि पदार्थ नीचे की तरफ बैठ जाता है, और विस्थापन का मतलब किसी पदार्थ में एक समूह दूसरे समूह को हटा देगा, अपनी जगह से हटा देगा, तो वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो यहाँ एक ही उत्पाद का निर्माण जब अभिकारकों से होगा तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखें, वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके उसका ऑक्साइड बना लेता है। देखिए ऑक्सीजन से संयोग करना, यानी कुल मिलाकर क्या हुआ कि हमने पदार्थ लिया और उस पदार्थ में हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने कहा किसी का भी जोड़ना यानी उसका करण हो जाएगा, और ऑक्सीजन जोड़ रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या, उपचयन अभिक्रिया भी होती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का हटना होता तो फिर हमें अपचयन या रिडक्शन को टिक करना होता। बाकी संयोजन अभिक्रिया है, पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो जोड़ने को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। तो संयोजन है, लेकिन संयोजन में भी स्पेशल टाइप का संयोजन है। कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए उपचयन या ऑक्सीकरण इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चेक कीजिए, अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए हमारे पास में एक अम्ल है, जैसे हमने कहा HCl, हमारे पास में एक क्षार है, जैसा कि हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के मान लीजिए सोडियम क्लोराइड यानी लवण और जल का निर्माण कर लेते हैं, लवण और जल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, या इसको हम इंग्लिश में कहें तो ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। साथ ही ध्यान दें, लवण और जल के साथ इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। तो बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी ये होती है। तो उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साथ में ऊर्जा भी उत्सर्जित हो रही है। तो अगर
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी तो हम उसको भी यहाँ पर टिक कर देते। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन यानी क्या नाम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए ऑक्सीकरण है, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीजन का योग होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई भी दिया गया पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, m कोई एलिमेंट है और उसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु धनायन बना लिया या अधातु धनायन बना लिया या खुद के धनायन का निर्माण कर लिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन का वियोग, वियोग का मतलब क्या, निकलना। तो अगर हाइड्रोजन निकलता है या हाइड्रोजन उत्सर्जित हो जाता है तब भी हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना और हाइड्रोजन का मुक्त हो जाना, तीनों ही क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन उपचायक है। देखिए उपचायक या इसी को ही हम क्या कह देंगे, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक, कारक का क्या मतलब, दूसरे का ऑक्सीकरण करने वाला, ऑक्सीकरण करने वाला। तो वो जो दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा वो स्वयं का क्या हो जाएगा, स्वयं का अपचयन हो जाता है, स्वयं का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो निम्न में से कौन उपचायक है, यानी हमसे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में वो कौन सा पदार्थ है जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर देगा और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है, स्वयं का अपचयन हो जाता है। तो यहाँ चेक कीजिए, ऑक्सीजन जो पदार्थ है उसका खुद का क्या होगा, अपचयन, और ये दूसरे कंपोनेंट का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देता है। तो ऑक्सीजन O2 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीकारक पदार्थ हमारा हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न चेक कीजिए, निम्न में से कौन अपचायक है। अपचायक का मतलब हम कहेंगे अपचयन करने वाला। अपचायक का क्या मतलब है, अपचयन करने वाला। और वो जो इसका जो दूसरों का अपचयन करेगा उसका स्वयं का क्या हो जाएगा, स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। ध्यान दें, जो स्वयं का ऑक्सीकरण होगा दूसरे का क्या करेगा, अपचयन कर देगा, अपचायक कहलाता है। और जो स्वयं का अपचयन करेगा दूसरे का ऑक्सीकरण कर देता है, ऑक्सीकारक या उपचायक कहलाता है। तो निम्न में से कौन अपचायक है, हमसे पूछा हुआ है, हम कहेंगे H2S या डाइहाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हमारा क्या हो जाता है, अपचायक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, समीकरण Cu + H2O ये किसमें बदल रही है, CuOH के होल ट्वाइस में बदल रही है। तो ये दोनों जो रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में बाईं ओर लिखे गए हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। बनने वाला जो है वो हमारा उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाता है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो देखिए अभिकारक हमारे पास में कितने हैं, एक कॉपर और दूसरा जल, यानी दो अभिकारक हैं और इन दो अभिकारकों से हमें एक ही प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, जब दो अभिकारक हों और बनने वाला उत्पाद एक ही तरह का हो तो इस तरह की रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। दैट ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे केमिकल रिएक्शन और उससे रिलेटेड इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। नेक्स्ट सीरीज में हम अगले प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।